students, welcome to my channel. Today we discuss the topic demand for complement and substitute goods. हम करेंगे आज बात substitute goods क्या होते हैं और complement goods क्या होते हैं. तो ये स्टार्ट करते हैं हम. ये compensated demand कर्व में भी आएगा. तो पहले हम देखते हैं कि जो थे डेफिनेशन देने वाले कॉम्प्लीमेंट गुड्स की और सब्स्टिट्यूट गुड्स की वो कौन थे. तो मार्शल ने तो कोई डेफिनेशन नहीं दी थी. एजवर्थ एंड पैरेटो आए थे जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन दी थी. उन्होंने ये अज्यूम करके दी थी कि आप मार्जिन यूटिलिटी को या किस यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो. मतलब कि जो मार्शल ने लिया था कि हम कार्डिनल नंबर से यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी कि यूटिलिटी है आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हो. मार्शल का ही मानना था. तो उसी बेस पे एजवर्थ और पैरेटो ने डेफिनेशन दी थी सब्स्टिट्यूट गुड्स की एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स की. तो वो क्या कहते थे कि एजवर्थ का मानना था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं कि अगर मान लीजिए दो गुड्स हमारे पास, एक एक्स है एक वाई है. अगर गुड एक्स की प्राइस कम हो जाती है, आई रिपीट कि अगर गुड एक्स की प्राइस कम हो जाती है तो उससे गुड वाई की जो मार्जिन यूटिलिटी है अगर वो कम होती है, अगर मार्जिन यूटिलिटी है वाई की वो कम हो जाती है गुड एक्स की प्राइस कम होने की वजह से, तो वो गुड होता है सब्स्टिट्यूट. ये एजवर्थ का मानना था. और कॉम्प्लीमेंट के बारे में वो कहते थे कि अगर एक्स गुड का प्राइस कम होने की वजह से मार्जिन यूटिलिटी है गुड वाई की इंक्रीज हो जाती है तो वो गुड्स होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्स. क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होते हैं जो हम एक साथ कंज्यूम करते हैं. मतलब कि एक का अगर डिमांड हो रही है तो हम दूसरे के साथ में डिमांड करते हैं, यानी कि जिनकी साइमल्टेनियसली डिमांड की जाती है वो होते कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. और सब्स्टिट्यूट होते हैं कि एक गुड का प्राइस कम होने की वजह से दूसरे की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो होते हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो यही कहते थे इन्होंने, जो एजवर्थ और पैरेटो ने जो अपनी दी थी डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट गुड्स की और कॉम्प्लीमेंट गुड्स की, वो उन्होंने यूटिलिटी को ध्यान में रख कर दी थी. यूटिलिटी के टर्म्स में दी थी कि मार्जिन यूटिलिटी है अगर एक्स का प्राइस कम होने की वजह से वाई की यूटिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है. अगर वाई की यूटिलिटी कम हो जाती है तो इट मीन्स वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, और अगर वाई की यूटिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स तो हमारे कॉम्प्लीमेंट गुड्स है. तो ये एजवर्थ और पैरेटो का मानना था. एजवर्थ और पैरेटो थे वो कहते थे कि जो कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं वो थोड़े से आईसी कर्व बेंट होते हैं, ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो थोड़े से फ्लैट होते हैं. बेंट ज्यादा होएंगे कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्योंकि वो हम एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि सिमिलर क्वांटिटी में. अगर आपको कोई गुड लेना है, यानी कि मान लीजिए इंक और पेन है, तो अगर पेन की डिमांड, अगर पेन का प्राइस ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होएगा कि जो इंक की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी क्योंकि पेन का ही प्राइस ज्यादा हो रहा है. तो जो कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं वो दोनों साथ में कंज्यूम किए जाते हैं. तो उस वजह से एजवर्थ और पैरेटो का मानना था कि वो ज्यादा बेंट होते हैं और फ्लैट होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि एक का प्राइस कम होने की वजह से दूसरे की डिमांड कम हो रही है, वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. इन्होंने फिर पैरेटो ने खुद को ही क्रिटिसाइज किया कि यूटिलिटी है हम उसे कार्डिनल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि पर्सन ये बता सकता है कि हाँ मुझे इस चीज से इतनी यूटिलिटी मिल रही है, बट वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं बता सकता कि मुझे 1 यूनिट को कंज्यूम करने से 6 यूनिट का फायदा हो रहा है या वगैरह. वो ये बता सकता है कि मुझे ज्यादा बेनिफिट हुआ या मुझे कम हुआ. तो पैरेटो ने खुद को क्रिटिसाइज किया और उसने कहा कि यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो क्वांटिटेटिव टर्म्स में, आप इसे क्वालिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हो. तो इस वजह से फिर आए हिक्स ने डेफिनेशन दी इसकी कॉम्प्लीमेंट गुड्स की और सब्स्टिट्यूट गुड्स की. पहले जो था कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट गुड्स वो टोटल प्राइस इफेक्ट को देख के दिया जाता था. अब टोटल प्राइस इफेक्ट क्या होता है? टोटल प्राइस इफेक्ट होता है कि एक गुड की प्राइस अगर कम होती है तो उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है. ये तो टोटल प्राइस इफेक्ट कि सिर्फ प्राइस पे बेस कर रही है आपकी डिमांड. आई रिपीट कि हिक्स के आने से पहले जो हम कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट गुड्स को पढ़ते थे वो हम पढ़ते थे कि टोटल प्राइस इफेक्ट के बेस पे हम देखते थे कि अगर एक चीज का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. ये होता है टोटल प्राइस इफेक्ट. लेकिन हिक्स ने बोला कि प्राइस इफेक्ट है वो 2 फोर्सेस से डिराइव होता है.
एक तो होता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होता इनकम इफेक्ट। इसने दो इफेक्ट दिए थे कि प्राइस इफेक्ट जो होता है वो दो चीजों का मतलब कि कंपोनेंट होते हैं उसके दो, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है और एक इनकम इफेक्ट होता है। तो हिग्स ने बात की थी इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। उसने जो कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसे इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए इनकी डेफिनेशन दी थी। अब जो हिग्स थे वो अगर कहते थे कि अगर हम इनकम इफेक्ट को भी साथ में अगर कंसीडर करते हैं, अगर हम इनकम इफेक्ट को देखते हैं तो एक गुड का अगर प्राइस कम होता है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी जब आपका इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव कब होता है? जब हम नॉर्मल गुड्स का केस लेते हैं, ठीक है। लेकिन हिग्स का ये मानना था कि अगर अगर प्राइस कम होने की वजह से दूसरे गुड की जो रिलेटिव गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, इवन वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि अगर एक गुड का प्राइस कम होता है तो जो रिलेटेड गुड है उसका, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि वो जो गुड एक्स है जिसका प्राइस कम हुआ अब वो सस्ता हो गया। लेकिन हिग्स का मानना था कि वो तब भी क्या हो सकता है कि अगर वो चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं लेकिन अगर एक गुड एक्स का प्राइस कम हो रहा है तो गुड वाई की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है। वो क्यों होएगी? अगर इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इनकम इफेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होता है तो यानी कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा है कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे कर ले, तो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारी साइमल्टेनियस डिमांड होती है वो हम कॉम्प्लीमेंट में करते हैं, ठीक है। इनकम इफेक्ट है अगर स्ट्रॉन्ग है तो इवन की जो उसका फोर्स होएगा वो अपवर्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक की प्राइस कम होने की वजह से दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो हम देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव? क्योंकि अगर एक का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की जो डिमांड है वो कम हो रही है, ठीक है। चाहे कोई भी केस हो, नॉर्मल गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, हमें कोई मैटर नहीं करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने पढ़ा था कि नेगेटिव होता है। अब हिग्स का क्या मानना है कि हिग्स कहता था कि जो भी अगर प्राइस चेंज हो रहा है किसी भी गुड का तो कंज्यूमर बेटर ऑफ नहीं होएगा पहले से। कैसे? कि वो उसकी जो इनकम है उसे कंपेंसेट कर देती है, यानी कि जो उसे गेन होता है आप उसे कैंसिल आउट कर देते हो उसकी मनी इनकम को रिड्यूस करके। ये हमने पढ़ा था। तो ये मानना था हिग्स का कि हम इनकम इफेक्ट को अगर देखते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स की आप डेफिनेशन नहीं दे सकते हो, क्योंकि इनकम इफेक्ट अगर ज्यादा हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट गुड भी सब्स्टिट्यूट ही बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि इनकम इफेक्ट को आप क्या करो, बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। अब इनकम इफेक्ट को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? देखो इनकम इफेक्ट कब होता है? जब पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, कि उसका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब आप उसे एलिमिनेट कैसे कर सकते हो? कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम के थ्रू। कंपेंसेटिंग वेरिएशन मैंने लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया था कि कंपेंसेटिंग वेरिएशन वो अमाउंट होती है जिस अमाउंट से आप कंज्यूमर को गेन होने वाली जो रियल इनकम है उसी टर्म्स में आप कंज्यूमर की मनी इनकम को रिड्यूस कर देते हो, ताकि कंज्यूमर पहले से ज्यादा बेटर ऑफ ना हो, ठीक है। यानी कि आपने इतने इनकम कंपेंसेट कर दी, उसकी इतनी इनकम रिड्यूस कर दी कि वो अपने ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन है अचीव ही करें। क्योंकि हिग्स का मानना था कि प्राइस कम हो रहा है उसके बाद भी कंज्यूमर बेटर ऑफ नहीं होएगा, हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव नहीं करेगा, वो अपने ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे ही अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। ये हमने पढ़ा था। तो अगर आप कंपेंसेटिंग वेरिएशन कर देते हो तो सिर्फ एक फोर्स हमारे पास बचता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो इम्पोर्टेंट है हमारा हिग्स एंड कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूशन गुड्स की डेफिनेशन के लिए। तो हमारा जो मैटर करता है वो सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट करता है, क्योंकि इनकम अफेक्ट हमने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है बाय कंपेंसेटिंग वेरिएशन। इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट को तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स की ये डेफिनेशन दी थी हिग्स ने कि अगर प्राइस है एक्स का कम होने की वजह से, ठीक है, जो क्वांटिटी है गुड एक्स की, यानी कि जो डिमांड है गुड एक्स की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस है जो गुड एक्स का वो आपका कम हो गया है। अगर प्राइस है गुड एक्स का कम हो गया तो वो चीपर है पहले से, ठीक है, वो पहले से सस्ता पड़ रहा है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। वो क्यों हुई? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ने काम किया।
अब अगर आप कंपेंसेटिंग वेरिएशन भी कर देते हो, ठीक है, कंपेंसेटिंग वेरिएशन की जो कंज्यूमर को रियल इनकम में गेन हुआ था, आपने उतने से उसकी मनी इनकम को रिड्यूस कर दिया है, तो वो कर दिया आपने कंपेंसेटिंग वेरिएशन। कंपेंसेटिंग वेरिएशन करने के बाद भी अगर गुड्स एक गुड की मतलब डिमांड बढ़ रही है, जिसका प्राइस कम हुआ है, उसके साथ साथ दूसरे जो गुड वाई की जो डिमांड है अगर वो कम होती है, तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये कंज्यूमर है कंपेंसेटिंग वेरिएशन की वजह से पहले से बेटर ऑफ नहीं है, वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे अपनी सेटिस्फेक्शन को अचीव कर रहा है। सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट गुड। कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होता है कि अगर प्राइस है गुड एक्स का कम हो रहा है और उसकी वजह से उसकी तो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कंपेंसेटिंग वेरिएशन करने के बाद भी गुड वाई की डिमांड भी बढ़ रही है, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट गुड्स। तो हिक्स का मानना था, वो मानना था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स तो या कॉम्प्लीमेंट गुड्स को आप सिर्फ दो गुड्स हो तभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर के पास अगर ऐसी सिचुएशन है कि उसके पास सिर्फ दो गुड्स हैं और उसे अपनी इनकम दो गुड्स पे स्पेंड करनी है, तो आप वहां पे इन गुड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। भले आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कर दो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट गुड को आप नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से हिक्स ने तीन गुड्स लिए थे, ठीक है, एक एक्स लिया था, एक गुड वाई लिया था और एक मनी लिया था। मनी में वो सारे गुड्स आ जाते हैं अदर गुड्स, ठीक है, अदर एक्सेप्ट गुड वाई एंड गुड एक्स को छोड़ के जितने भी और गुड्स हैं उसे कंज्यूमर ने हिक्स ने मनी के टर्म्स में ले लिया था और ये सब उसने मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के टर्म्स में एक्सप्लेन किया था। मानना था कि गुड एक्स है वो सब्स्टिट्यूट कब होएगा, जब गुड वाई का अगर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है गुड वाई का फॉर मनी वो डिमिनिश हो जाता है, ठीक है, वो कम हो रहा है। अगर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वाई का फॉर मनी वो कम हो रहा है और उस वजह से जो गुड एक्स की जो क्वांटिटी है डिमांड की जा रही है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड है। और कॉम्प्लीमेंट कब होएगा, अगर मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्म सब्स्टिट्यूशन है गुड वाई का फॉर मनी अगर वो बढ़ जाता है और उस वजह से क्वांटिटी ऑफ वाई है यानी कि कंजम्पशन ऑफ गुड वाई भी इंक्रीज हो रही है, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट गुड होएगा। अब कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं, आप उसे एक्सप्लेन तीन गुड्स के बिना नहीं कर सकते हो, क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे पास तीन गुड्स हैं, ठीक है, तो उसमें से हो सकता है ना एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट हो या वाई और मनी सब्स्टिट्यूट हो, कुछ भी हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या है कि दो गुड्स सब्स्टिट्यूट होंगे तभी तो कॉम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन गुड्स को आप दो डायमेंशन पे एक्सप्लेन कर सकते हो, गुड एक्स और गुड वाई पे, क्योंकि एक की डिमांड एक के प्राइस में कम होने की वजह से दूसरे की डिमांड पे फर्क पड़ेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के लिए तीन गुड्स का होना जरूरी है। ये हिक्स का मानना था। हिक्स कहते थे कि जो इंडिफरेंस कर्व होएगा कॉम्प्लीमेंट गुड्स का वो एल शेप कर्व होता है। डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इस डायग्राम में दो गुड्स हमने लिए हैं, एक एक्स एक्सिस पे लिए, एक वाई एक्सिस पे लिए हैं। जो PL1 है वो हमारी इनिशियल बजट लाइन है जिसपे कि IC2 टेंजेंट है Q1 पे, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब जैसे प्राइस गुड एक्स का कम हो गया तो उस वजह से हमारी बजट लाइन तो आगे को शिफ्ट कर गई, लेकिन हिक्स का क्या मानना था कि अगर वो कंज्यूमर है पहले से बेटर ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उसे अपने ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना है, तो उस वजह से क्या हुआ कि ये इनकम है जो PA है हमारी इनकम, हमने इसे कंपेंसेट कर दिया, ठीक है, ताकि कंज्यूमर है पहले से बेटर ऑफ ना होए और अपने उसी IC कर्व पे अपनी सेटिस्फेक्शन को अचीव करे। तो ये AB लाइन है जो पैरेलल टू PL2 है, ये इन दोनों की जो स्लोप होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर अपनी ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे अपनी सेटिस्फेक्शन को अचीव करें, उसे कंपेंसेट करके, क्योंकि उसे जो रियल इनकम का इतना गेन हुआ था आपने उसे कैंसिल आउट कर दिया उसकी मनी इनकम को रिड्यूस करके। जो PA है वो हमारे कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम है। अब हम बात करते हैं कंपेंसेटेड डिमांड कर्व एंड ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। हमारे पास दो तरह के डिमांड कर्व हैं, एक कंपेंसेटेड है, एक ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है। जो कंपेंसेटेड डिमांड कर्व होता है वो डिमांड कर्व होता है जो दोनों इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है। देखो हमने बात की थी कि हिक्स के आने से पहले हम जो दोनों गुड्स को मेजर करते थे हम टोटल प्राइस इफेक्ट के बेस पे करते थे। टोटल प्राइस इफेक्ट क्या कहता है कि प्राइस अगर किसी गुड का कम हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल था हमारा। तो ये ऑर्डिनरी डिमांड कब होता है? ऑर्डिनरी डिमांड कब यही कहता है कि प्राइस कम होने की वजह से उसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है क्योंकि कंज्यूमर के लिए वो क्या है, सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। तो वो ऑर्डिनरी डिमांड कब हो गया। तो ऑर्डिनरी डिमांड का सिर्फ क्या एक्सप्लेन करेगा हमें, इनकम इफेक्ट
और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, दोनों एक्सप्लेन करेगा। लेकिन जो कंपेंसेटेड डिमांड का वो हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि इनकम इफेक्ट को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। कंपेंसेटेड आ गया यानी कि कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम हो रहा है, तो उसमें जब इनकम में कंपेंसेटिंग वेरिएशन हो गया, क्योंकि हमने उसकी इनकम को रिड्यूस ही कर दिया, तो इनकम इफेक्ट तो रहा नहीं। तो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व वो डिमांड कर्व होता है जो हमें सिंपल बताता है कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, और वो दोनों इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, इनकम इफेक्ट को भी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी। और जो कंपेंसेटेड डिमांड कर्व होता है वो डिमांड कर्व सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि इनकम इफेक्ट वहां पे हमने एलिमिनेट कर दिया कंपेंसेटेड वेरिएशन करके इन इनकम, ठीक है। अब हम इन दोनों का डायग्राम देखते हैं कि हम कंपेंसेटेड वेरिएशन इन कंपेंसेटेड डिमांड कर्व को कैसे डिराइव करेंगे। तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। हमने इसमें दो पैनल लिए हैं, एक पैनल ए है, एक पैनल बी है। तो क्वांटिटी हमने एक्स एक्सिस पे लिए है, पैनल 1 में हमने मनी ली है वाई एक्सिस पे, और पैनल 2 में हमने प्राइस लिया है वाई एक्सिस पे। जो हमारी बी एल है वो हमारी इनिशियल बजट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ई पॉइंट पे है, क्योंकि यहाँ आईसी कर्व है वो बजट लाइन के टेंजेंट है, जहाँ पे कंज्यूमर OX1 क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे OX1 को कर रहा है, तो वहां पे इनिशियल प्राइस क्या है आपका P0 है। P0 पर कंज्यूमर क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहा है? OX1 कर रहा है। अब मान लीजिए कि प्राइस है जो गुड एक्स का वो कम हो जाता है, कम होके वो P0 से P1 पे आ गया, ठीक है। उससे क्या होगा कि कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो राइट को शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो हमने कंपेंसेटिंग लिया है, डायरेक्ट हमने कंपेंसेटेड ले दिया है। जो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे ना, हमने वो सीधी ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये जो B-L1 है ये हमारी क्या है? प्राइस कम होने के बाद हमारी एक बजट लाइन आई है जो हमने पैरेलल ड्रॉ करते थे। तो जो B और B' है हमारा क्या है? कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम है। कंज्यूमर की मनी इनकम को उतना ही रिड्यूस करते जितना उसने रियल इनकम से गेन किया था, ठीक है, प्राइस कम होने की वजह से। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमने बजट लाइन ड्रॉ की है जो कंपेंसेटिंग वेरिएशन करके हुई है, वो हिक्स क्या कहते थे कि ओरिजिनल डिफरेंस कर्व पे अपनी सेटिस्फेक्शन को अचीव करेगा। तो इन डिफरेंस कर्व को टच करते हुए गई है, एस पॉइंट पे टच किया। तो एस पॉइंट पे क्या है? एक कंज्यूमर अब इक्विलिब्रियम में है। यहाँ कंज्यूमर क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है X2, ठीक है। X2 कंज्यूमर क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है जब प्राइस कम हो गया, यानी कि पहले से ज्यादा ले रहा है, ठीक है। पहले OX1 ले रहा था, अब OX2 ले रहा है, ठीक है। X1 X2 जो क्वांटिटी है अब प्राइस कम होने की वजह से वो ज्यादा खरीद पा रहा है। तो ये जो हमने पॉइंट्स लिए थे कि कितना वो खरीद पा रहा है, अगर आप हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते तो आपके पास आ जाता कंपेंसेटेड डिमांड कर्व। कंपेंसेटेड डिमांड कर्व है दोनों, मतलब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, इनकम इफेक्ट को नहीं करता, क्योंकि इनकम इफेक्ट हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, उसकी इनकम में कंपेंसेटिंग करके, यानी कि इनकम को रिड्यूस करके इनकम इफेक्ट तो खत्म हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बचा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि पहले वो क्या कम गुड्स ले रहा था, ठीक है, कम क्वांटिटी परचेज कर रहा था। अब क्या हुआ कि गुड एक्स का, मान लेते कि गुड एक्स है उसका प्राइस कम हुआ, तो उसने X2 क्वांटिटी उसकी बढ़ा दी। अब उसके लिए जो गुड वाई है वो क्या है? महंगा हो रहा है, तो उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया X4Y। तो ये सिर्फ ये जो एक्सप्लेन किया X1 X2 ये हमारे क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जो कंपेंसेटेड डिमांड कर्व क्या करता है हमारा बताता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उसने कितना लिया है। तो कंपेंसेटेड डिमांड कर्व हमारा क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इट मीन्स कि अगर किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। ऑर्डिनरी क्या था? ऑर्डिनरी दोनों का एक्सप्लेन करता था, उसमें कोई कंपेंसेटिंग वेरिएशन नहीं होती थी। अगर प्राइस कम होएगा तो कंज्यूमर है हायर इन डिफरेंस कर्व पे मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द डाउट।